हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू हिम एजुकेशन। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो ये जो चैप्टर है बहुत लेंथी चैप्टर है, इसीलिए इसके जो एमसीक्यूज हैं वो भी बहुत सारे होंगे। इनको 3 पार्ट्स में जो है हम डिवाइड करेंगे। तो हम पहला जो वीडियो है उसमें हम अराउंड 12 एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम सारे ही एमसीक्यूज एक वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट was held in which of the following year? रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जो हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था? एक्चुअली था क्या रियो डी जेनेरियो जो अर्थ समिट था वो क्या था? ये एक इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हम बोल सकते हैं। और जो भी हमारे इन्वायरमेंट है उसको लेकर जो भी अर्जेंट प्रॉब्लम्स थी उसको कंजर्व करने में, या हमारी इकोनॉमिक और सोशियो डेवलपमेंट है उसको करने में, ग्लोबल लेवल पे इन सब सारी चीज़ों को कंसिडर करके जो है वो एक अर्थ समिट या एक कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई थी। तो ये कब हुई थी? ये रियो डी जेनेरियो में हुई थी। और कब हुई थी? ये ऑप्शन हमारे पास है 1991, 92, 93 एंड 94। तो ये जो हुई थी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, दैट इज 1992। इसको रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट इज द लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसा लैंड जिसको 1 साल तक या 1 साल से कम समय तक जो है वो उसको खाली छोड़ा जाता है, मतलब उसमें कल्टीवेशन नहीं की जाती है, ऐसे लैंड को क्या कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन जो है देखने में लग सकते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो ऐसा लैंड, ठीक है, ऐसे लैंड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बैरन लैंड, वेस्ट लैंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस दैट इज बिल्डिंग रोड्स एंड फैक्ट्रीज, या फिर करंट फैलो लैंड। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज करंट फैलो लैंड। एक्चुअली होता क्या है करंट फैलो लैंड? अगर इसको हम थोड़ी सी अगर इजी लैंग्वेज में समझे, सरल भाषा में समझे, तो हम कहेंगे करंट फैलो लैंड मतलब एक लैंड, ठीक है, यहाँ पे हमने कल्टीवेशन की, मतलब कोई फसल हमने उगाई, उसके बाद 1 साल तक या साल के थोड़े कम समय तक उसको खाली छोड़ा जाएगा। क्यों छोड़ा जाएगा? ताकि उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिकवर हो सके। इसका मतलब वो जो लैंड है उसकी थोड़ी सी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो चुकी है, तो न्यूट्रिएंट को दोबारा से रिकवर करने के लिए उसको खाली छोड़ा जाता है। ठीक है, तो उसको करंट फैलो लैंड जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज प्लेन। ठीक है, इंडिया का कितना परसेंटेज लैंड का, हमें पता है इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज द टोटल एरिया ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। तो इसका कितना परसेंट जो है वो प्लेन्स में आता है? क्योंकि इंडिया जो है वहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, या फिर प्लेट्यू हैं। तो जो प्लेन्स हैं वो कितना परसेंट एरिया ऑक्यूपाई करते हैं? 45%, 43%, 56% या फिर 34%। तो इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन जो है हम करेंगे, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन के आंसर हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन्स कितने हैं। तो प्लेन है 43%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि 43% क्या है? प्लेन्स है। ठीक है, साथ ही हम कर लेते हैं माउंटेन्स कितने हैं। माउंटेन्स कितना परसेंट एरिया ऑक्यूपाई करते हैं? दैट इज 30%। इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि 30% माउंटेन्स है। और तीसरा आता है प्लेट्यू, तो प्लेट्यू रीजन इज 27%। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, 43% प्लेन्स, 30% माउंटेन्स एंड 27% इज द प्लेट्यू रीजन ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। आयरन ओर जो है वो किस तरह का रिसोर्स है? ठीक है, आयरन ओर किस तरह का रिसोर्स है? ऑप्शन है हमारे पास रीन्यूएबल, बायोटिक, फ्लो या फिर नॉन रिन्यूएबल। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, नॉन रिन्यूएबल। क्योंकि आयरन ओर जो है, आयरन ओर से क्या होता है? हमें आयरन मिलता है, आयरन एक मेटल है। ठीक है, मेटल्स जो हैं ये जो हमें पता है ये जो ओर्स हैं ये नॉन रिन्यूएबल हैं, पर ये रिसाइकिलेबल भी है, साथ में इनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, पर ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। नेक्स्ट इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। टाइडल एनर्जी किस तरह का रिसोर्स है? ऑप्शन है रिप्लेनिशेबल, ह्यूमन मेड, एबायोटिक या फिर नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, अगर हम बात करें
टाइडल एनर्जी की। तो सही आंसर है इसका रिप्लेनिशेबल। टाइडल एनर्जी क्या है? रिप्लेनिशेबल मतलब रीन्यूएबल। क्योंकि जो रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन एंड कैपेबल ऑफ रीजनरेशन, जिनको हम रीजनरेट कर सकते हैं और उनको बार बार यूज कर सकते हैं। टाइडल एनर्जी क्या है? टाइडल एनर्जी जो हमारे पास समुद्र है, सी है, उसकी जो टाइड्स हैं उनसे जनरेट की जाती है, दैट इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। तो वो तो हमें पता ही है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अमाउंट में वो पाई जाती है। तो ये क्या है? रिप्लेनिशेबल है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा हमें पता है यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा कल्टीवेशन होती है, वहां पे लैंड डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, लैंड जो है उसकी क्वालिटी खत्म हो रही है। ये किसकी वजह से हो रहा है? इंटेंसिव कल्टीवेशन से, मतलब ज्यादा खेती करने से, डिफोरेस्टेशन से, मतलब ज्यादा जंगलों के कटने से, ओवर इरिगेशन से, ज्यादा सिंचाई से, या फिर ओवर ग्रेजिंग से, ज्यादा चराई से। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? दैट इज ऑप्शन सी, ओवर इरिगेशन। पंजाब और हरियाणा जो है यहाँ पे ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड जो है वो डिग्रेड हो रहा है, क्योंकि ज्यादा इरिगेशन करेंगे तो ज्यादा वाटर लॉगिंग होगी, ज्यादा पानी इकट्ठा होगा, जिसकी वजह से जो सॉइल है उसमें सैलिनिटी जो है वो और अल्कलिनिटी जो है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे तो पंजाब और हरियाणा में जो है ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है, पर अगर हम बात करें महाराष्ट्र, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, वहां पे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। वो किसकी वजह से होता है? वो होता है ओवर ग्रेजिंग की वजह से, ठीक है। तो ये आपने इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि कहाँ पे ओवर ग्रेजिंग की वजह से और कहाँ पे ओवर इरिगेशन की वजह से जो है वो लैंड डिग्रेडेशन होता है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो है वो लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस? टेरेस कल्टीवेशन कहाँ होती है? जहाँ पे टेरेसेस की बात आ गई, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं तो हमें पता होना चाहिए कि मतलब हिली एरिया। तो ऑप्शंस हमारे पास है पंजाब, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तरांचल। तो कहाँ पे होती है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उत्तरांचल। उत्तरांचल में टेरेस कल्टीवेशन जो है वो की जाती है, क्योंकि हिल्स जो होते हैं वहाँ पे टेरेसेस बनाए जाते हैं छोटे छोटे कल्टीवेशन के लिए, ताकि जब बारिश हो तो पानी से जो है वो सॉइल इरोजन ना हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल जो है वो कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, राजस्थान में, या फिर झारखंड में? तो ऑप्शन इसका जो सही है दैट इज गुजरात, ठीक है। गुजरात जो है वहां पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। गुजरात के साथ साथ अगर हम बात करें और कहाँ पे जो है वो ब्लैक सॉइल होती है, महाराष्ट्र में होती है, और मालवा रीजन हम बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश, थोड़ी सी छत्तीसगढ़, और ये मतलब थोड़ी सी जो गोदावरी और कृष्णा वैलीज हैं, जहाँ पे ये नदियां खाड़ी बनाती हैं, वहां पे भी थोड़ी सी ये एक्सटेंड होती हैं, पर मेनली ये महाराष्ट्र और सौराष्ट्र, सौराष्ट्र मीन्स गुजरात, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। और जो ब्लैक सॉइल है उसको रेगुलर सॉइल भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो हम नहीं छोड़ेंगे। Next is, what percentage of our land should be under forest according to the National Forest Policy 1952? 1952 में एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी निकाली गई थी, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टोटल एरिया है उसका कितना परसेंट जो है वो फॉरेस्ट के अंदर होना चाहिए? ऑप्शन है 33%, 22.5%, 31% एंड 30%। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज 33%, की हमारा जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का उसका 33% जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर होना चाहिए। पर एक्चुअली कितना है इस वक्त अगर हम बात करें तो अगर हम 2008-2009 के डाटा के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया का 22.78% जो एरिया है दैट इज अंडर फॉरेस्ट कवर। तो ये 33% से बहुत ज्यादा कम है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have appropriate technology to access them are called? ऐसे मटेरियल्स जो इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और जो हमारे बहुत काम आ सकते हैं, मतलब हमारे लिए बहुत अच्छे रिसोर्स बन सकते हैं, पर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से हम उनको यूज कर सकें या एक्सेस कर सकें, उनको क्या कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स, स्टॉक, डिवेल्प रिसोर्स, या फिर रिजर्व? तो सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, स्टॉक। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे वाटर है, वाटर क्या है?
वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा रिसोर्स है एनर्जी का, ठीक है, बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। पर हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है जिसकी वजह से हम ये पता कर सकें कि हम इसको यूज कैसे करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, इंडियाज टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड्स अप टू द डिस्टेंस ऑफ। टेरिटोरियल वाटर क्या होता है? टेरिटोरियल वाटर होता है कि अब इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, हम अभी तक सिर्फ लैंड की बात कर रहे थे, मान लीजिए ये लैंड है, तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसके आगे क्या आएगा, उसके आगे सी शुरू हो जाएगा, तो वहां तक भी एक एरिया होता है, एक मतलब एक डिसाइडेड एरिया होता है जहां तक जो है उसके बीच के जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, जो भी वहां पे पाया जाता है, वो जो प्रिस्क्राइब्ड कंट्री है उसका हक होता है उसका, ठीक है। तो कोस्ट लाइन से लेके कितने किलोमीटर या माइल्स तक, कहाँ तक जो है वो टेरिटोरियल वाटर जो है वो पाया जाता है, टेरिटोरियल वाटर जहां तक कि उस प्रिस्क्राइब्ड कंट्री का हक होगा। ऑप्शंस हैं 12 किलोमीटर, 12 नॉटिकल माइल्स, 19.2 माइल्स या फिर 200 नॉटिकल माइल्स। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, 12 नॉटिकल माइल। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1852 मीटर्स। इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं कि एक नॉटिकल माइल लगभग 2 किलोमीटर के, क्योंकि ये है 1852 मीटर, तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 1852 मीटर्स के बराबर होता है। लगभग हम बोल सकते हैं कि ये 2 किलोमीटर के आसपास होता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स कितने किलोमीटर के इक्वल होंगे, दैट इज 22.2 किलोमीटर, ठीक है। तो इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर है दैट इज कोस्ट लाइन से लेके 22 किलोमीटर तक जो है वो 22.2 किलोमीटर तक जो है वो टेरिटोरियल वाटर है, मतलब इस एरिया के अंदर जो है 22.2 किलोमीटर तक जो भी एरिया है वहां तक किसका हक होगा, इंडिया का। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन। कौन सा एक सॉइल कंजर्वेशन के हक में नहीं है? ऑप्शन है ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओवर ग्रेजिंग से भी सॉइल इरोजन होती है, ओवर इरिगेशन से भी सॉइल इरोजन होती है, और ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर का ज्यादा यूज करना, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जो है सॉइल जो है सॉइल डिग्रेडेशन होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये थे 12 क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। हम सिर्फ 12 क्वेश्चंस ही नहीं करेंगे, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर हम उनको जो है अलग से 2 वीडियोस में करेंगे। तो टोटल 3 वीडियोस जो हैं इस चैप्टर के ऊपर होंगी। बाकी जो वीडियोस हैं उनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।